अध्यक्ष को बुलाऊं उससे पहले झारखंड की तरफ से माननीय वासुदेव भगत जी उनका सम्मान पगड़ी पहनाकर और तीर धनुष देकर करना चाहते हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि झारखंड का एक छोटा सा भेंट स्वीकार करें सर। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, प्रेम प्रताप जी जिंदाबाद, प्रेम प्रताप जी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से एक छोटा सा तोहफा। और मैं अब ऐसे जिनकी बातें सुनने के लिए हम प्रदेश के 24 जिला से यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रविंद्र प्रताप सिंह जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको आमंत्रण करते हैं। वो अध्यक्षता संबोधन करेंगे। माननीय प्रविंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी का झारखंड प्रदेश का ये दूसरा प्रदेश अधिवेशन वीरांगना फूलन देवी जी की 61वीं जन्म जयंती के अवसर पर 1B स्वांग गोमिया जिला बोकारो झारखंड में संपन्न होने जा रहा है। और ये अधिवेशन केवल झारखंड में ही हम लोग नहीं ले रहे हैं, बल्कि भारत के 22 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी का अधिवेशन होने जा रहे हैं। पहला 4 अगस्त को 2024 का हरियाणा प्रदेश का अधिवेशन संपन्न हुआ। 2024 का ये दूसरा राज्य अधिवेशन झारखंड प्रदेश का और दूसरे नंबर का ही है। आज 10 अगस्त को आपके गोमिया प्रखंड में चल रहा है। ये अधिवेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं और इस अधिवेशन के दौरान हमारा मकसद क्या है? तो वो मकसद है भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है आज की तारीख में, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन ताल कटोरा स्टेडियम में 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग ले रहे हैं ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। उसका भी मैं आपको इस अधिवेशन के माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं कि आप झारखंड प्रदेश के सभी 24 जिलों से प्रतिनिधि के रूप में उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 9 अगस्त को होने जा रहा है, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं सब परिवार। और वहाँ जो विषय हमने रखे हैं उन विषयों पर चर्चा को सुनकर के एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण का महाजागरण का अभियान जो बहुजन मुक्ति पार्टी ने छेड़ा हुआ है उस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें।
सम्मानित साथियों, सवेरे से आप लोग अलग अलग सम्मानित वक्ताओं को सुन रहे हैं इस अधिवेशन के माध्यम से। कार्यक्रम लेना हमारा कोई मकसद नहीं होता है, बल्कि कोई मकसद है। उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग ये अधिवेशन, ये कार्यक्रम लगाने का काम करते हैं। वर्तमान के जो ज्वलंत विषय होते हैं या जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, जो पुराने ऐतिहासिक विषय हैं, जिनके बारे में या तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं है या जानकारी है तो किस तरीके से गलत जानकारी है, इन अधिवेशनों के माध्यम से जागरण करके हम सही बातें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने बहुत सारी पार्टियों के कार्यक्रम देखे होंगे। वो लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। सरकारी खर्चे पर उनको पब्लिक को लाया जाता है, पैसा दिया जाता है, खाना खिला करके अपने अपने घर छोड़ दिया जाता है। उन रैलियों के माध्यम से, उन कार्यक्रमों में जो लोग आए हैं उनसे पूछो कि नेताजी ने क्या कहा। बोले कि ये तो समझ में नहीं आया क्या बोला, मगर हाँ भीड़ बहुत अच्छी थी वहां पर, हम चला दे रहे हैं। बहुत बड़ा गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी। तो ना तो बताने के लिए लोगों के पास में है, ना समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ लोगों के पास में है। इसलिए साथियों, पहला दिन में इतना हो जाएगा। इस दूसरे राज्य अधिवेशन झारखंड के अवसर पर हम लोगों ने 5 विषय चर्चा के लिए रखे हैं। पहले सत्र के जो 10 से दोपहर 2 बजे तक का विषय है, उसमें 3 विषय है। जो पर्चा आप लोगों के हाथ में होगा, आपने पढ़ा होगा। और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। इसमें 2 विषय हैं, कुल मिलाकर के 5 विषय पर जानकारी देने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। तो मैं एक एक करके इन 5 विषयों को कंक्लूड करके कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, पहला विषय हमने चर्चा के लिए रखा है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति आधारित जनगणना आजादी के 75 साल बाद भी न कराना शासक वर्ग द्वारा किया जा रहा एक बड़ा षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा है। जिन लोगों के लिए ये विषय हमने जागृति के लिए लगाया है, उनकी संख्या इस पंडाल में ना के बराबर होगी, मगर कुछ प्रतिनिधि के रूप में होगी। मगर भारत में उनकी जनसंख्या 65 से 70% है। अगर गिनती करके निकाला जाए तो जैसे बिहार राज्य की पिछड़े वर्ग की जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवाई तो 65% निकल कर आई। और जिस तरीके से भारत की जो आबादी है, वो आबादी लगभग 150 करोड़ की है। 145-50 करोड़ की आबादी है। अगर 65% का आंकड़ा निकाला जाए तो 65 करोड़ तो 100 करोड़ में से हो गए, और उसका आधा और कीजिए तो 65 का आधा 32.5 और 65 को मिला दो, ये लगभग 97.5 करोड़ होता है। यानी 1 अरब लगभग आबादी केवल मात्र पिछड़े वर्ग के लोगों की है। 50 करोड़ में सारे लोग आते हैं। और इतना बड़ा समाज होने के बाद भी, इतना बड़ा भारत के अंदर में समूह होने के बाद भी उन पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति जनगणना नहीं हो रही है। इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है दोस्तों कि ओबीसी का देश में प्रधानमंत्री है। ओबीसी की दुहाई लेकर के कि मैं नीच जाति में पैदा हुआ, भाइयों बहनों, मैं पिछड़े वर्ग में आता हूं, मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, गरीब परिवार से हूं,
चाय बेचने वाला हूं, ऐसा लोगों को हिप्नोटाइज करके, लोगों के अंदर उनको बरगला करके देश का प्रधानमंत्री बन गए माननीय नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में ओबीसी की दुहाई दे करके जब जनगणना करने की बात आई, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, अंग्रेज लोग हर 10 साल के बाद में निर्धारित समय पर देश के लोगों की जनगणना करवाते थे और किस जाति के लोग कितने हैं ये आंकड़ा इकट्ठा करते थे, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने हाई स्कूल पास है, कितने, और सभी तरीके के आंकड़े वो इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करने के बाद में प्रत्येक जाति का आंकड़ा निकालने के बाद फिर वो भारत का बजट निर्धारित करते थे कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जो ज्यादा बीमार है उसको ज्यादा अच्छे इलाज की जरूरत होती है, जिसकी बीमारी ज्यादा गंभीर है उसको उतने अच्छे इलाज की आवश्यकता होती है। तो अंग्रेज लोग इसका सारा डायग्नोसिस करते थे और उसके बाद में जो पीछे रह गए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए बजट बनाते थे। इनका एजुकेशन का बजट ये होगा, इनकी हायर एजुकेशन का बजट ये होगा। 1931 तक ये सारा मामला चलता रहता था और चलता रहा, और ओबीसी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लोगों को नॉमिनेट किया और ये निर्धारित करते थे कि 10 साल में आप लोगों ने कितनी तरक्की किया। मगर साथियों, 1931 के बाद जब 1941 आया, 10 साल बाद, तो विश्व युद्ध चल रहा था दूसरे नंबर का। वो दूसरे विश्व युद्ध के कारण जनगणना नहीं हो पाई और पुराने आंकड़े ही दोबारा से घोषित कर दिए गए, थोड़ा बहुत उसमें मिर्च मसाला लगा कर दिया। 1951 आ गया। अब देश तथाकथित रूप से आजाद हो चुका था, अंग्रेज लोग भारत में शासक नहीं थे। भारत का शासक 3.5% जाति के डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं, जो भारत में शासक वर्ग है आज की तारीख में, वो बन गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। भारत के जनगणना कमिश्नर ने जब पत्र लिख करके पंडित नेहरू जी से पूछा कि पंडित जी, क्या जैसे अंग्रेज लोग जाति के आधार पर जनगणना करवाते थे उसी आधार, उन्हीं तथ्यों के आधार पर देश में जनगणना होगी? कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से लिखित में एक लेटर जारी किया गया, नहीं होगी। केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों की, जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है हिंदी में, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, जिनको आदिवासी जनजाति कहा जाता है, उन्हीं की जनगणना मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। संवैधानिक रूप से उनकी बंधन कारक है। उनकी जनगणना जाति के आधार पर ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुसलमानों की जनगणना होनी चाहिए और दूसरे जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रहेगी। इन सब की होने के बाद में बाकी जितने भी लोग बचते हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, कोई भी हो, धर्म के नाम पर जनगणना होगी, जाति के आधार पर नहीं होगी। तो 52% ओबीसी का खाता ही नहीं खुलने दिया पंडित नेहरू जी ने। कांग्रेस नाम का जो अकाउंट था, जिसके अकाउंट होल्डर खुद जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और ये बहुत सारे लोग रहे,
उस खाते में सारे बैकवर्ड क्लासेस का, सारे ओबीसी समाज का वोट जाता रहा इन द नेम ऑफ हिंदू। हिंदू के नाम पर सारा जो वोट था वो कांग्रेस के खाते में जमा होता रहा। अब आपका बैंक का कोई अगर अकाउंट है, आपके नाम से खाता खुला है, तो भारत तो छोड़ो दुनिया के किसी भी देश से आपके खाते में पैसा आ सकता है, मगर आपके खुद के अलावा जो अकाउंट सिग्नेचरी है उसके अलावा किसी के भी कोई भी आदमी उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता आपकी मर्जी के बगैर। होता है कि नहीं होता है? तो ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस के खाते में दंदना करके वोट डालते रहे, ग्राफ बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर शासक जाति के लोगों ने सोचा कि दुनिया में जहां पर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक पार्टी कभी सफल नहीं होती है, कोई भी एक दल कभी सफल नहीं हो सकता एक विचारधारा का। रूलिंग पार्टी भी हमारी होनी चाहिए, ऐसा पंडित जी ने सोचा। अपोजिशन पार्टी भी हमारी ही होनी चाहिए। अगर अपोजिशन पार्टी में देश के वास्तविक नागरिक, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अगर यही लोग लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय आरपीआई का कंसेप्ट रखा था, तो एक न एक दिन जो ये विपक्ष में बैठेंगे, साल, 2 साल, 5 साल, 2-3 कार्यकाल के बाद में ये रूलिंग में भी आ सकते हैं। इसलिए ये खतरा पंडित जी को दिख रहा था, कांग्रेस के लोगों को दिख रहा था। इस खतरे से उभरने के लिए उन्होंने अपने ही कुछ भाई बंधुओं को तैयार किया और आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी का निर्माण किया 1951 को, 21 अक्टूबर को। 1951 21 अक्टूबर को जब जनसंघ का निर्माण हो गया तो उसको तो कोई जानता नहीं था। नेहरू जी ने उसको पूरे भारत में जनवाने का काम किया, जिसके कोई नाम को कुत्ता भी नहीं जानता था। नेहरू जी देश में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही ये आरएसएस के लोग, ये जनसंघ के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा है ऐसा विरोध में बोल करके गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम नेहरू की मेहरबानी की वजह से वो जनसंघ को जाना। 1965-66 में नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। 67 में आकर के पहली बार जनसंघ का 10 साल तक उनकी जमानत जब्त होती रही, फिर खाता खुला और 10 साल के बाद में 77 में आकर के फिर उन्होंने तमाम बिहार, झारखंड उस समय नहीं था, बिहार के, उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण और तमाम लोगों ने मिलकर के जनता पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, शिबू सोरेन जी, जो सीनियर लोग थे, इन लोगों ने मिलकर के जनता पार्टी को तैयार किया और कांग्रेस के विरोध में जाकर के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी। जनगणना का मामला जब आया साथियों, तो 51 में जनगणना नहीं हुई। 61 में नेहरू जी ने फिर जनगणना पर रोक लगाने का काम किया पिछड़े वर्ग के लोगों की। जब फिर 10 साल के बाद में 71 की बारी आई, 71 की बारी आई, तो नेहरू जी देश में नहीं थे, दुनिया में ही नहीं थे। उनकी बेटी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो काम बाप ने किया वही काम इंदिरा अम्मा ने भी किया। उसने भी ओबीसी की जनगणना पर रोक लगाने का काम किया और 1991 में 81 के बाद 81 में भी इंदिरा गांधी थी, 84 में वो भी मारी गई। फिर 91 आया, 91 में फिर पीवी नरसिम्हा राव नाम का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने भी जनगणना नहीं होने दिया। 2001 की जब बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। बीजेपी ने भी उस पर रोक लगाने का काम किया। आप लोग बीजेपी कांग्रेस को अलग अलग समझते होंगे, अलग अलग नहीं है, एक ही है। और 2011 में फिर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर रोक लगाई और 2021 में जनगणना होनी थी, उस पर जनगणना नहीं होने दिया। देश में एक पिछड़ी जाति का ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दाखिल किया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, हिंदू के नाम पर होनी चाहिए। एक ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री है, एक देश का राष्ट्रपति आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समूह से आती हैं। मुख्यमंत्री आपके झारखंड का आदिवासी है, फिर भी सारे देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ओबीसी के साथ में बहुत बड़ा धोखेबाजी हो रही है। और जब हम लोगों ने 2001 से इस मुद्दे को टेकअप किया, हमारे मातृ संगठन के द्वारा इसको उठाया गया, इस मुद्दे को पकड़ा गया, तब से लगातार सारे भारत भर में ये जनजागरण का महाजागरण का अभियान चल रहा है। तो आज राहुल गांधी को भी बोलना पड़ रहा है कि हम ओबीसी की जनगणना करवाएंगे। चुनावी तक केवल अब मुंह में केवल दही जमा के बैठा हुआ है राहुल गांधी, अब बोलने की हिम्मत नहीं है, अब नहीं करा रहे हैं, केवल वोट लेने के लिए। तो इस तरीके से यह षड्यंत्र हो रहा है, धोखेबाजी हो रही। साथियों, धोखेबाजी से आप लोगों को बचना है। आपके झारखंड प्रदेश के जो राज्यपाल है गंगवार साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली के सांसद होते थे बीजेपी, अभी वो महामहिम राज्यपाल महोदय है, ओबीसी समुदाय से है। ओबीसी होने के बाद भी संसद में एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि जनगणना होनी चाहिए। ये तो बोल रहे हैं, अभी आज के अखबार आपने पढ़ा होगा तो उनका यह कहना है कि देश में पेशा एक्ट जल्दी लागू होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। पेशा एक्ट सरकार लागू करे, मगर ओबीसी की जनगणना लागू करने की नहीं कह रहे हैं। ये पेशा एक्ट क्या है और इसका क्या परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, क्यों कह रहे हैं इसको लागू करने की, इसके पीछे क्या भयानक षड्यंत्र हो सकता है। जिन राज्यों ने पेशा एक्ट को लागू किया है उन राज्यों की स्थिति देख लो क्या है। ये हमने जो चर्चा का विषय बनाया है यहाँ पर, और हमने जैसे ही चर्चा का विषय बनाया है, महीने भर पहले ये पेपर निकला है, ये कागज आप देख रहे होंगे हमारे हैंडबिल का। आज के अखबारों में चाहे दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो या प्रभात हो, पेशा एक्ट के बारे में आया है, लिख करके देखिए। आज हमारा अधिवेशन इधर चल रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा है फ्रंट पेज पर। राज्य में पेशा कानून शीघ्र लागू हो, राज्यपाल का कहना है। ये प्रभात खबर की खबर है, देखो ये। तो आखिर क्या जल्दी पड़ रही है, क्या है वजह इसके पीछे, और हमने क्यों ये चर्चा करे रखा है, इस पर विस्तार से मैं अपनी बात अभी बताऊंगा साथियों। तो साथियों, ये जो इतना भयंकर षड्यंत्र हमारे लिए हमारे बीच में हो रहा है, इन बातों को हमको समझने की जरूरत है। तो मैं केवल जाति जनगणना के संदर्भ में एक बात कहूंगा और अपनी बात इस मुद्दे पर यहीं पर कंक्लूड करूंगा कि सारे देश भर में बहुजन मुक्ति पार्टी पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए
ये केवल मुंह से नहीं बोलते हैं, बल्कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता के हाथों में हम सुपुर्द करते हैं, सम्मानित मतदाताओं के हाथों में देने का काम करते हैं कि हम ओबीसी की जाति जनगणना कराएंगे, सभी की कराएंगे और संख्या के अनुपात में 100% रिजर्वेशन लागू करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर पंडित जी की संख्या 4% है तो 4% ही उनको दिया जाएगा। 4.25 कोई अधिकारी देगा तो उसको जेल में डालेंगे। 4.25 भी नहीं देने देंगे। मगर आज क्या हो रहा है, 3.5% संख्या है और 90% कब्जा करके बैठे हैं। भयानक धोखेबाजी हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें, जन जन तक, घर घर तक, बूथ लेवल पर पहुंचाने का काम करें। इस विषय पर केवल इतनी ही बात मैं कहूंगा। दूसरा विषय है नीट और PGTT-CE। इसका मतलब है, नीट का मतलब है NEET, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अंग्रेजी का शब्द है, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के समझ में आएगा। इसका मतलब होता है डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने से पहले जो सरकार परीक्षा लेती है, डॉक्टर बनने से पहले जो पहली परीक्षा होती है एडमिशन से पहले, वो नीट परीक्षा है। आप MBBS में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला एग्जाम सरकार जो है नीट का लेती है। और वो नीट परीक्षा में SC/ST OBC के बच्चे बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए लगता है 5-6 साल के अंदर में। 10 करोड़ व्यक्तिगत हो या सरकार के द्वारा उस डॉक्टर के ऊपर खर्चा किया गया हो, कोई मामूली बात है। तो हमारे लोगों को संविधान ने अवसर दिया डॉक्टर बनने का। आदिवासी भी डॉक्टर बन सकता है, शेड्यूल कास्ट का भी डॉक्टर बन सकता है। ये संविधान ने सबको अधिकार दिया है। 1950 से पहले अधिकार हमारे पास में नहीं था, संविधान ने दिया। उस संविधान में जो आपको अधिकार दिया, उस संविधान को बीजेपी के गुंडे खुल्लम खुल्ला बदलने की बात कर रहे थे और आपसे वोट मांग रहे थे कि आप 400 पार कराओ, हम आपको संविधान को बदल देंगे। कितने बेशर्म लोग हैं दोस्तों। मैं बहुत डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं, दस्तावेजी सबूतों के साथ से कह सकता हूं, और कल के अखबारों में हेडलाइन भी बननी चाहिए अगर हिम्मत है हमारे पत्रकार बंधुओं की। तो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर के झारखंड को संपत्ति को लुटवाने का काम किया है। सन 2000 से नवंबर 2000 से जैसे झारखंड अलग हुआ, तब से पहली सरकार झारखंड के अंदर में जो बनी वो बीजेपी की बनी। 2 साल 123 दिन के लिए बाबूलाल मरांडी थे। उसके बाद फिर बीजेपी के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। 1 साल 349 दिन, लगभग 2 साल के लिए। शिबू सोरेन जी का नंबर आया, केवल 10 दिन के चीफ मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 1 साल 190 दिन के लिए बीजेपी के लोगों ने। उसके बाद फिर शिबू सोरेन जी को 143 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 344 दिन के लिए, लगभग 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। और राष्ट्रपति शासन के बाद में फिर बीजेपी के अर्जुन मुंडा जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने।
2 साल 129 दिन के लिए, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, 176 दिन के लिए। फिर हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान में सीएम है, 1 साल 163 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर बीजेपी के रघुवर दास जी मिलकर के 5 साल के लिए फुल फ्लैश सरकार चलाई। और साथियों, उसके बाद हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, जेएमएम की तरफ से 4 साल 33 दिन तक चलते रहे। और अभी हाल ही में उनको जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जमीन के विवाद में ईडी के द्वारा गिरफ्तार करा करके जेल भेजा गया। उस बीच में 152 दिन के लिए चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और वहां से आने के बाद फिर दोबारा से मुख्यमंत्री का चार्ज हेमंत सोरेन जी संभाल रहे हैं। सरकार तो केवल बीजेपी, जेएमएम बीजेपी दोनों की सरकार रही है। और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद वे अखबारों में कह रहा है कि हमें आदिवासियों का इतने लंबे समय से शोषण हो रहा है। अरे आदिवासी तुम खुद हो भाई, तुम प्रशासक हो, मालिक हो राज्य के। पूरे देश, पूरे राज्य की संपत्ति को लुटवाने का काम आप कर रहे हो। सारी खदानों पर कब्जा कराने का काम टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी का आप खुद कर रहे हो सीएम होकर के। डकैती डलवा रहे हो अपने राज्य की संपत्ति को। और आप कह रहे हो आदिवासियों की अवहेलना हो रही है, आप मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए? हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। बीजेपी जेएमएम ने पूरे राज्य की संपत्ति को, पूरे देश के रेवेन्यू चला सकता है। अकेला छोटा सा झारखंड जो है, इतना खनिज संपदा भरी पड़ी है राज्य के अंदर, मगर उसके बाद भी सबसे ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी, देह व्यापार के लिए हमारी मातृशक्ति को मजबूर कर दिया गया। महिलाओं की तस्करी हो रही है। शर्म आनी चाहिए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इनके बस की बात नहीं है। ये मिलजुल करके बीजेपी के साथ में पूरे संपत्ति को लुटवाने का काम कर रहे हैं। इनको कोई हक नहीं है दोस्तों सरकार चलाने का। इसलिए आपको बदलाव करना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी ही केवल आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। बहुजन मुक्ति पार्टी को आने वाले इस अक्टूबर के चुनाव में आपको एक शक्ति के रूप में मजबूत करना होगा, आपको उभारना होगा। ये संकल्प आपको इस अधिवेशन के दौरान लेकर के जाना है। बूथ बूथ पर मजबूत करना है। फिर इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। कांग्रेस शिबू सोरेन साहब को कभी अंदर जेल में डालती थी, कभी बाहर निकालती थी, फिर अंदर डालती थी, फिर बाहर निकालती थी। बीजेपी हेमंत सोरेन जी को बेटे के साथ ऐसा कर रही है। तो ये खेल को जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हमारे लोगों को, आदिवासियों को, इन लोगों से बचने की जरूरत है। वो पहेलिया वाली कहानी को आपको सुनना होगा, समझना होगा। ये दाना डालते हैं, ये तीतर हैं केवल। लोग सोचते हैं हमारी बिरादरी का, हमारे समाज का आदिवासी है, मुख्यमंत्री है, क्या करें फिर? हमारे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इतने घृणित काम हो रहे हैं इसके अंदर में। इसलिए साथियों, इस बात को आपको, तमाम खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोगों की भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन हो रहा है। गुजरात में जाते हैं कमाने के लिए, वहां से दुत्कार करके भगाया जाता है। दिल्ली में जाते हैं, वहां पर दुत्कार के भगाया जाता है। बंबई जाते हैं, वहां से हमारा बेइज्जती होती है। अरे हमको अवसर दीजिए, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाइए। हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी बना करके आपको यही इंडस्ट्री लगा करके आपके हाथों में यहीं पर काम देने का काम हम लोग करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। और स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं आपको, गारंटी करा करके, नोट नहीं करा करके। इन धोखेबाजों लोगों से बचो।
आप अपनी सरकार बनाएं, बहुजन मुक्ति पार्टी को लाएं, जन जन तक, घर घर तक बूथ लेवल पर पहुंचाएं। अभी कोयला साइकिल पे लेकर के 1-2 क्विंटल साइकिल पे लेके जाता है तो वो चोर है, और जो पूरी रेलगाड़ियां भर करके हजारों टन क्विंटल एक बार हजारों टन कोयला निकाल के ले जा रहा है वो साहूकार है। क्या तमाशा बना दिया है साथियों। इसलिए आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी ही आपके अधिकारों की, आपके मान सम्मान की रक्षा कर सकती है। ये 3 विषय यहीं पर हम कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और आगे हमें पूरी रात भर का सफर करना है। अभी कल उड़ीसा में कार्यक्रम है, इसलिए चौथे नंबर का जो विषय है, झारखंड में पेशा एक्ट 1996 राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी लागू कराना चुनौती क्यों बना हुआ है, आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार कैसे बहाल हो, एक मंथन। ये जो पेशा एक्ट है, पहले इसको समझने की जरूरत है कि पेशा एक्ट है क्या। PESA के नाम से यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, यानी इसका मतलब है पंचायत को विस्तार करके, जो आपकी ग्राम पंचायत है, जो मुखिया होते हैं, उसका विस्तार करके वो अधिनियम लागू करने के लिए 1996 में केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया। विशेष तौर पर शेड्यूल एरिया के लिए मेरे हिसाब से ये जो कानून है, अभी ये छानबीन का और विश्लेषण करने का विषय है बड़े पैमाने पर। इससे फायदा कम करके नुकसान ज्यादा होने वाला है। जो हमने चर्चा के लिए विषय बनाया है, क्योंकि जिन राज्यों में जो लागू कर दिया है पहले, उन राज्यों का अध्ययन ले लीजिए आप लोग। ये भी डकैती डरवाने का कार्यक्रम है। भारत के संविधान में 342 के तहत आदिवासियों की पहचान के लिए आर्टिकल 342 है एसटी के लिए। भारत के संविधान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई 5वीं और 6वीं अनुसूची है। तो ये पेशा एक्ट बनाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? वही लागू क्यों नहीं किया गया? 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंदर में स्पेशल तौर पर खुला तौर पर ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी केंद्र सरकार की, भारत की सार्वभौम संसद में बनाए हुए कानून भी आदिवासियों की मर्जी के बगैर लागू नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, जो आदिवासी शेड्यूल एरिया है, भारत की सार्वभौम संसद में भी बनाए हुए कानून, जो सारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कानून होते हैं, वहां भी वो कानून भी जब तक आदिवासी शेड्यूल एरिया के लोग ना कहें, उनसे एडवाइजरी कमेटी से चर्चा मशवरा ना करें, तब तक वो भी लागू नहीं हो सकते। तो ये पंचायती राज एक्सटेंशन की जहां तक बात है, तो इसमें तो भारत सरकार के अंडर में आने वाली जो पंचायत, जहां हम लोग प्रधान चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, ये तो सरकार का ही, सरकार के द्वारा ही द्वारा संचालित यह है पूरा। सरकार ही एक छोटे स्तर की सरकार है, वो ग्राम पंचायत लेवल की सरकार है, वो संवैधानिक दायरा है। तो ये तो सरकार के नियंत्रण में चले जाने वाला कार्यक्रम है। जो सरकार कहेगी, जिसकी सरकार होगी, वो उधर से ही सीएम सचिवालय से जो ऑर्डर पास होगा वो लागू करना पड़ेगा, सरकार के अधीन हो जाएगा सारा मामला। तो स्पेशल जो 5वीं और 6वीं अनुसूची का बात है, वो कहां पे हमारा लागू होगा, कैसे होगा? इसीलिए इस पर इस छानबीन को लेकर के कहीं दावपेच में लेकर के कहीं कैसे लागू किया जाए, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने एक
ड्राफ्ट पहले निकाल करके और लोगों को राय मशवरा के लिए निकाला हुआ है। जुलाई में शायद वो दिया है कि लोग क्या कहते हैं इसको लेकर के, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल सारा एजेंडा है। ये बहुत छानबीन की बात है, क्या कितने नुकसान कितने फायदे। हम ये कहते हैं भारत सरकार 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करे। 1950 से लेकर कितना लंबा समय हो गया और अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासी मालिक है, मगर आज उनको भिखारी बना दिया है। चुनाव के वक्त में शराब के एक पाउच में उनका वोट खरीद लिया जाता है। 50 रुपए 100 रुपए देकर के उसका वोट को खरीदा जाता है। कहां है लोकतंत्र? शर्मसार कर देने वाली बात है। और अब तो कुछ भी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, केवल ईवीएम उनके पास है। ईवीएम के द्वारा वो किसी का भी वोट चाहे जब चाहे वो ट्रांसफर कर लेंगे। महाघोटालेबाज सरकार है। चुनाव आयोग भी षड्यंत्र में शामिल है घोटाला करवाने में। 2019 का जो आंकड़ा आया वो 19 के आंकड़े में उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल है, और प्रोविजनल रिजल्ट के बाद में 6-7 महीने के बाद में 6 महीने भी पूरा नहीं होने दिए, मुझे 4 महीने में सारी वीवीपैट मशीनों को, पर्चियों को नष्ट कर दिया है, ऐसा आदेश निकाला गया। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ही 5 साल तक काम करते रही देश के अंदर में, 2019 से लेकर के 24 तक। आज तक उसके वास्तविक आंकड़े नहीं घोषित किए चुनाव आयोग ने, और फिर दोबारा सरकार बन गई। तो देश में क्या सब चल रहा है साथियों। हमें चुनाव लड़ने के साथ साथ में, जैसे काशीराम साहब कहते थे अपनी सभाओं में मार्गदर्शन करते वक्त में, कि हमें वोट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी होगी। ये उनका एजेंडा था, हमारा नहीं। मान्यवर साहब का कहना था वोट के साथ साथ बुलेट की भी हमें तैयारी करनी होगी। ये मान्यवर साहब का उस समय का तजुर्बा था। हम ये कह रहे हैं हमें वोट के साथ साथ, चुनाव के साथ साथ जन आंदोलन की भी तैयारी करनी होगी। जन आंदोलन के माध्यम से भी देश का हुक्मरान बना जा सकता है, शासक बना जा सकता है। ये दुनिया वालों ने, लोगों ने आजमाया हुआ एक नुस्खा है। हथियारबंद आंदोलन में हम लोग यकीन नहीं रखते हैं, वो हमारा आंदोलन नहीं है। हाँ, मगर वो हथियारबंद आंदोलन जो लोग चला रहे हैं वो नक्सलाइट लोग हैं। नक्सलाइट कहकर के उनको गोलियों से भूना जा रहा है, वो हमारे भाई बंधु, हमारे आदिवासी भाई है, वो कोई और नहीं है। मगर अर्धसैनिक बलों के द्वारा उन आदिवासी जो नक्सलाइट लोग हैं उनको मारने का काम किया जाता है। अगर नक्सलाइट अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिकों को मारते हैं तो हमारे लोग मरते हैं, और अगर अर्धसैनिक बल वाले लोग नक्सलाइट कहकर के आदिवासियों को गोली मारते हैं तो भी वो हमारे लोग हैं। हिंसात्मक मामला है हमारा ये हथियारबंद आंदोलन में हम यकीन नहीं करते, उस पर हमारा नुकसान हो रहा है। और चुनाव के माध्यम से आप देखिए रहे चुनाव की हालत क्या हो रही है देश में। इसके साथियों भारत का ही एग्जाम्पल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग जन आंदोलन के द्वारा आजाद हुए, शासक बने। भारत में 3.5% जाति के लोग जन आंदोलन करवा करके देश में शासक बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बगैर चुनाव के 2 सितंबर 1946 को देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव तक फैलाने का काम किया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी स्थापना हुई, और 1885 से लेकर के 15 साल उधर होती है, 47 इधर होती है, कुल 62 साल में 3.5% जाति के लोग, विदेशी लोग, डीएनए के अनुसार
देश के हुक्मरान बन गए और उन्होंने देश में अफवाह फैला दी, हम आजाद हो गए। अभी 15 अगस्त आने वाली है, अरबों खरबों रुपए सरकार खर्चा करेगी, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद। किससे आजाद है भाई? किससे आजाद है हम लोग? देश आजाद हो गया, मगर देश में रहने वाले मूल्यवासी लोग आज भी गुलाम हैं इस व्यवस्था के। गुलामी की परिभाषा क्या है? देश हमारा, संविधान हमारा, उसके बावजूद भी संविधान में लिखा हुआ है अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस को उसकी एफआईआर नोट करनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। मगर अन्याय अत्याचार के बाद भी इस देश में 75 साल होने के बाद भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए सांसद और विधायकों की औकात नहीं है। कैसे कर सकते हैं हम लोग आजाद देश में? सांसद विधायक के कहने पर एफआईआर कराने के लिए लोग सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। आजाद हैं हम लोग। भ्रम है, जितना जल्दी इस भ्रम को देश की जनता तोड़ देगी उतना ही आपका भला और कल्याण जल्दी हो जाएगा दोस्तों। आजादी की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है, यही गुलामी है दोस्तों। इस गुलामी की दूसरी बात, देश हमारा, हम इस देश के मालिक हैं और हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य का फैसला कोई और ले रहा है, यही तो गुलामी है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये अधिकार भी हमारे पास में नहीं है। बीजेपी आरएसएस के गुंडे हमारे मुसलमानों के घरों में क्या पक रहा है, कौन सा गोश्त पक रहा है, ये जाकर के वो उधर सूंघने का काम करते हैं और फिर उनको जेल में डालते हैं। कितना हैरान, मतलब हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। कहाँ है संविधान, कहाँ है आजादी? कौन सी आजादी की बात करते हैं लोग? ये अफवाह है केवल, और इस अफवाह से हम लोगों को बहुत जल्द ही निकलना होगा। इसलिए साथियों, ये बात हमको सुनिश्चित करनी है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके, ये पेशा एक हो या फिर आखिरी जो हमारा आखिरी जो विषय है, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित किए बगैर बहुजन समाज को गुलामी से बाहर निकालकर शासक वर्ग बनाना असंभव है। एक विचार मंथन के आखिरी विषय का मैं 5 मिनट में कंक्लूड करके यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसका मतलब है, मूल निवासी बहुजन समाज कौन है, इसको समझना होगा। अभी आप लोगों को गर्व होता है कि विश्व आदिवासी दिवस कहकर के गर्व हो रहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा। सभी लोगों को अपने अपने वर्ग, अपने अपने जाति पर गर्व होता है। जाति या वर्ग पर गर्व करना अपने गुलामी पर गर्व करने के बराबर है। हम 100% भी इकट्ठे हो जाएं एक जाति के नाम पर, तो भी हम दुश्मन से मुकाबला करने लायक नहीं बनेंगे। इसलिए मूल निवासी कहने पर आपको गर्व होना चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं। दुनिया भर के लोग भी, जहां जहां के जो मूल निवासी लोग हैं, वो लोग गर्व करते हैं अपने मूल निवासी होने पर, और इसलिए दुनिया के लोग विश्व मूल निवासी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मनाते हैं। और यहाँ भारत में केवल आदिवासियों को ही आइसोलेट करने के लिए आदिवासी दिवस मनाते हैं। इसका मतलब अगर आदिवासी 100% भी इकट्ठे होते हैं तो केवल 7.5% होंगे पूरे देश भर में। 15% शेड्यूल कास्ट है, आपका डबल है, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? फिर कम से कम 60-65% ओबीसी समाज है। तो जैसे ओबीसी की जनगणना तक नहीं करा रहा है दुश्मन, जो आपसे इतने ज्यादा गुना होने के बाद, 10 गुना ज्यादा होने के बाद भी
तो आपको अधिकार दुश्मन कहां से देने वाला है? मूल्यवासी कहने पर आपको गर्व होगा। हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी भी हमारा भाई है, एससी भी हमारा भाई है, आदिवासी भी हमारा भाई है। सारे लोग मिल करके जो कॉमन दुश्मन, हमारा जो कॉमन एनिमी है, जो हमको बारी बारी से सबकी पिटाई करवा रहा है, हमारी खनिज संपदाओं को लुटवाने का काम कर रहा है, उसको दुश्मन को पहचानो। जैसे वो हमको कहते हैं कि सबका मालिक एक है, वैसे हम भी कहते हैं आप सबका दुश्मन भी एक है, जो हम सभी लोगों को बारी बारी से पिटाई कर रहा है। सारे लोगों को एकजुट होकर के आपको अपने महापुरुषों को पहचानना है, उनकी विचारधारा को साथ में जुड़ करके काम करना है। आज वीरांगना फूलन देवी जी की 61वीं जन्म जयंती है। मुझे नहीं लगता कि वीरांगना फूलन देवी जी के अभी तो भांजे जो यहाँ हमारे साथ बैठे चीफ गेस्ट है आज इस कार्यक्रम के, उस समाज में से कितने लोग बैठे होंगे, मगर हाँ ये संदेश जरूर जाने वाला है। यहाँ से आगे लाखों लोगों तक ये संदेश जाएगा कि वीरांगना फूलन देवी जी भी हमारी महापुरुष थी, हमारी वीरांगना थी, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अत्याचार किया उनको अपने जीते जी सबक सिखाया। ये एक मैसेज यहाँ से जाएगा। तो हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वो आपके बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये सारे महापुरुषों की एकजुट जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ना हमारा मकसद है। ये बात महापुरुषों के आंदोलन को एक दूसरे को समझाए बगैर, एक दूसरे को साथ दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री जो कहते हैं हेमंत सोरेन जी कि हम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद पाखंड को फैलाने में लगे हुए हो, वो अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं? अभी जुलाई महीने में जेल से छूटने के बाद में वो दर्शन करने के लिए कहां जाते हैं और किस तरीके से खाद्य पदार्थों को, जिनकी लोगों की जरूरतें हैं, उनको किस तरीके से कहां पर नाली में बहाने का काम कर रहे हैं। ये क्या वास्तव में उनकी संस्कृति है? ये पाखंडियों के झांसे में फंस करके केवल अपने समाज की, अपनी संस्कृति को नाश करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान करते हुए मैं आप लोगों को यहीं पर अपनी बात को समाप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय मूल्यवासी, जय बिरसा मुंडा, जोहार साथियों। मगर मैं कुछ नारे आपके बीच में इस अधिवेशन के दौरान देना चाहूंगा और आपका साथ सहयोग चाहता हूं। आपको तख्ता पलट करना होगा आने वाले चुनाव में। ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो मेरा कुछ नारे हैं। जिस सरकार ने आपको रोजी रोटी भी मुहैया नहीं करा पा रही हो, उस सरकार से आप लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो, और जो सरकार निकम्मी है, कितने लोग बदलना चाहते हैं? दोनों हाथ बढ़ा करके बताएं। जो सरकार निकम्मी है, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। इस निकम्मी और नकारा सरकार को, जो अपनी संस्कृति को नाश करने के लिए लगी हो, ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। और आने वाले समय में झारखंड प्रदेश इस निकम्मी और नकारा सरकार को बदलेगा और अपने दुश्मनों को पहचानेगा और आपकी अपनी पार्टी की, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ही रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय मूल्यवासी, जय भारत साथियों। धन्यवाद।